ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्लास, आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड डायमेंशंस के बारे में सीखेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? मॉडलिंग का काम कर रहे थे, कि चीज़ें बना रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि जो चीज़ें हम बना रहे हैं उसकी जो प्रोसीजर आता है, उसका जो स्टेप्स और डायमेंशंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो उसके ऊपर आज हम लोग वर्क करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कैसे कैसे काम करती हैं चीज़ें, ठीक है। So let's start. Before starting today's class, let's recap first. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? लास्ट क्लास में देखो, हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है। डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस में हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे, उसके 5 स्टेजेस होते हैं। एम्पसाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट। एम्पसाइज में मतलब चीज़ें देखना, लोगों की प्रॉब्लम्स देखना, उन्हें प्रॉब्लम क्या क्या हो रही हैं, और एग्जिस्टिंग चीज़ प्रोडक्ट्स में क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें ढूंढना, रिसर्च करना। वो जो रिसर्च वाला पार्ट है उसे एम्पैथाइज बोलते हैं। देन डिफाइन, जो चीज़ जो प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहे हैं उसे प्रॉपरली डिफाइन करना, एग्जैक्ट स्टेटमेंट, उसे डिफाइन बोलते हैं। देन आइडिएट, रफ स्केचेस बनाना, रफ डायग्राम बनाना। फिर प्रोटोटाइप, उस चीज़ को मॉडल में या फिर फिजिकल मॉडल में या 3D कैड मॉडल में उसको बनाते हैं, देन टेस्ट करते हैं। और ये पूरा जो होता है, ये पूरा प्रोसेस कई कंपनीज में और ओवरऑल द ग्लोब यूज किया जाता है, ठीक है। मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? हाँ सर, पूरा ठीक है, क्लियर है। ठीक है। रिस्पॉन्ड करते रहो सब लोग, तो पता चले कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नहीं तो ऐसे मैं बोलता ही रहूँगा बस। तो इसके बाद हमने एग्रोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, कि एग्रोनॉमिक्स क्या होता है। तो बेसिकली एग्रोनॉमिक्स क्या रहता है कि हम लोग चीज़ों को, ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के लिए बोला है क्योंकि मोस्टली ह्यूमन बॉडी के लिए होता है, बट जिसके भी यूज़ के लिए हम बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, उस बीइंग या उस पर्सन के हिसाब से वो चीज़ें डिज़ाइन होनी चाहिए, कि वो उसको यूज़ करने में कोई दिक्कत ना आए, और जिस जो यूज़ है उस ऑब्जेक्ट का वो हो पाए। तो उसमें बेसिकली हमने ग्रिप डायमीटर, रीजोन्स और कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। क्रिटिकल डायमेंशंस हम लोगों ने देखी थी। फिर उसके बाद स्केच, जब स्केच करते हैं तो स्केच सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मॉडलिंग का, डिज़ाइनिंग का। तो उसमें क्या क्या करते हैं, रफ स्केचेस बनाते हैं, फिर उसके सारे व्यूज बनाते हैं, डायमेंशंस, क्रिटिकल डायमेंशन सब लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद दो होमवर्क दिए थे, डेस्क ऑर्गेनाइजर और ग्रिप बिल्ड का, ठीक है। चलो फिर, क्रिस तुमने भेजा था डेस्क ऑर्गेनाइजर का होमवर्क? हम्म। डेस्क ऑर्गेनाइजर का नहीं भेजा था तुमने? एक बार जितने हाँ लोगों ने भी किया है, एक बार भेज देना अभी क्लास के बाद, ठीक है, मैं देख लूंगा। बाकी अगर कोई दिक्कत आई हो किसी को तो पूछ लेना। किसी को कोई दिक्कत आई हो कल के होमवर्क में तो अभी पूछ लो, मैं बता दूं। ठीक है, चलो। तो आज के सेशन में हम लोग देखो क्या क्या चीज़ें हैं सीखेंगे। सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग समझेंगे क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्थोग्राफिक व्यूज़, और उसमें लिखा नहीं है बट पायरोमेट्रिक व्यूज़, आइसोमेट्रिक व्यूज़, जो अलग अलग व्यूज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। इसके बाद डायमेंशंस और टॉलरेंसेस के बारे में सीखेंगे, और ड्राइंग सिंबल्स क्या क्या होते हैं ये बताऊंगा। फिर टाइटल ब्लॉक क्या होता है ये बताऊंगा, और फिर एक डॉक्यूमेंट, मतलब एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का डॉक्यूमेंट बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है, और एक ब्रैकेट तुम लोग का, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है हमारा। सो इंजीनियरिंग ड्राइंग को तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे तुम्हारी डिफरेंट लैंग्वेजेस रहती हैं, हिंदी, इंग्लिश। कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज रहती है तुम्हारी, कोडिंग लैंग्वेजेस, सी, जावा, ये सब रहती हैं। सो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जो लैंग्वेज है, जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, ये होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। और ये एक, ऐसे मत समझो केवल लाइंस और वही सब है, ये प्रॉपर लैंग्वेज है। इसमें सिंबल्स होते हैं कई सारे, जिनकी अलग अलग मीनिंग होती है, अलग अलग तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो जो पूरा एक होता है, उसे कंपाइल जब किया जाता है सिंबल्स को एंड एवरीथिंग को, तो उस सब की एक लैंग्वेज बनती है, वो होती है तुम्हारी इंजीनियरिंग ड्राइंग।
और ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ऑल ओवर द ग्लोब सेम सिंबल्स सेम चीज़ें यूज़ की जाती हैं सेम तरीके से, ताकि दिक्कत ना हो पहचानने में, ठीक है। ताकि तुम जैसे जैसे डिजाइनिंग वाला वर्क है, इनफैक्ट जैसे मैं भी करता हूँ, तो ये ग्लोबली काम होता है। तुम यहाँ पे अगर जैसे मैं हिंदी इंग्लिश में हम चीज़ें लिखें, तो देखो पहली बात तो जहाँ पे भी यूज़ होना होता है वहाँ इंग्लिश यूज़ होती है, क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा भी अब जैसे सिंबल्स और वो सब आए, अगर मैं ऐसे सिंबल्स यूज़ करूँ जो केवल इंडिया में लोग पहचानते हैं, इंडिया में यूज़ करते हैं, तो बाहर जो भी और मतलब हमारे कंट्री के बाहर वाले लोगों को अगर वो ड्राइंग भेजी जाए, या फिर कहीं और से ड्राइंग आ रही है, वो मैं देखूं, तो वो सब समझ ही नहीं आएगा कि ये कौन सा सिंबल लगा दिया, इसका क्या मतलब है। तो इसलिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज सेट है ऑल ओवर द ग्लोब, वही सेम लैंग्वेज यूज होती है, वही सेम सिंबल सेम चीज़ों के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, एक प्रिसाइज 2D टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है जो एक 3D पार्ट को डिफाइन करता है, क्योंकि 3D पार्ट बनाने में टाइम लगता है, बट 2D का क्या है, स्केच किया ड्रॉ कर दिया। तो बेसिकली क्या होता है, एक 3D पार्ट का 2D टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है, मतलब वो 3D चीज़ 2 डायमेंशन में पूरी तरह डिफाइन कर दी जाती है, उसका शेप साइज टॉलरेंसेस और फिट्स, तुम एक अभी के लिए टॉलरेंस और फिट को सेम चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। तो टॉलरेंसेस या फिट्स, मटेरियल सरफेस फिनिश कैसी होगी, ये सब कुछ जो होता है मैन्युफैक्चर डिज़ाइनर और जो ड्राफ्टर, उस सब के बीच में जो एक कनेक्शन होता है, वो होता है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ठीक है। देन इसके बाद अब देखो, डायरेक्ट 3D फाइल क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि 3D फाइल जैसे बना दिया तो अब उसमें सरफेस फिनिशिंग और टॉलरेंस, जैसे केवल मैं 3D फाइल बनाऊं और वही, जैसे ड्राफ्टर ने मुझे बताया ये बनाना है, मैंने वो चीज़ बना दी और वही डायरेक्ट मैन्युफैक्चर को सेंड कर दी। तो इसमें ये दिक्कत आएगी कि अब जैसे मैंने 3D स्ट्रक्चर तो बना दिया, बट अब इसमें 3D में ये तो लिखा नहीं है हर जगह, और जैसे अगर मैंने उसके ऊपर सरफेस फिनिश बना भी दी, तो उसके ऊपर ये तो लिखा नहीं है सरफेस फिनिश कैसे बनानी है और कैसी, मतलब किस तरह बनेगी। हाँ बोलो बेटा। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। सब लोगों को दिक्कत हो रही? नहीं सर, आवाज तो सही आ रहा है। बेटा तुम एक बार, ठीक है ठीक है, आवाज अच्छे से आ रहा है। शोभित बेटा एक बार कॉल डिस्कनेक्ट करके वापस ज्वाइन करो, तुम्हारा नेटवर्क का इश्यू होगा, ठीक है। तो देखो, सर अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। हाँ तुम डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट हो, नेटवर्क इश्यू होगा तुम्हारा। तो देखो इसके बाद क्या, तो बेसिकली दिक्कत ये है, अगर जैसे मैंने 3D मॉडल बना दिया और वही मैन्युफैक्चर को भेज दिया, मैन्युफैक्चर डिजाइनर और ड्राफ्टर तो हम समझ रहे हो ना, क्योंकि मैंने पहले क्लास में बताई थी सारी चीजें। मैन्युफैक्चरर कौन है, डिजाइनर कौन है और ड्राफ्टर कौन है, ये तीनों चीजें समझ रहे हो सब, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज रहती है तुम्हारी, ड्राफ्टर जो है वो ड्राफ्टिंग शीट्स बना रहा है, देन डिजाइनर उस चीज को वो 3D मॉडल में ला रहा है, और फिर मैन्युफैक्चर उस चीज को बनाता है, ठीक है। तो अगर डिजाइनर जैसे कि हम अगर बनाए और वही 3D मॉडल केवल दे दें मैन्युफैक्चरर को, तो वो उसको उसमें ये नहीं दिख रहा होगा कि डायमेंशंस क्या है इस चीज की। जैसे मैं खोल के दिखा देता हूँ कुछ चीजें तुमको, जैसे मैंने कैट पे भी दिखाते हैं, जैसे मैंने जो जो चीजें बनाई थी अभी तक, ठीक है, मैं वैसे ही वही चीजें दे दूं मैन्युफैक्चरर को, ठीक। जैसे कोई भी प्रीवियस वाला खोल लेते हैं, ये वाला खोल लेते हैं हिंज का, मैं उसको डायरेक्टली ये 3D फाइल भेज दूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग भेजने की जगह 3D फाइल भेज दूं, तो देखो उसको क्या दिक्कत आएगी। उसको दो तीन चीजें फेस करनी पड़ेंगी। पहले तो इसमें उसे खोलते ही ये नहीं दिख रहा है इसकी डायमेंशन क्या है, दिख रहा है कहीं? नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा, अब रूलर वाला जैसे बताया था, तो रूलर निकालनी पड़ेगी, फिर वो एक एक चीज को मेजर करेगा पकड़ पकड़ के, और फिर टॉलरेंसेस उसको नहीं दिखेंगी, कितनी टॉलरेंसेस मैंने डाली हैं, तो वो उसको ऐसे एक एक करके मेजर करेगा। देन एक चीज तो जो जो इसमें आने ही नहीं वाली बिल्कुल, ये सब तो चलो वो मेजर कर भी लेगा एक बार के लिए, लेकिन एक चीज आने नहीं वाली वो है सरफेस फिनिश। मुझे इस पे कैसी फिनिश चाहिए, किस सरफेस पे, किस किस सरफेस पे कैसी कैसी फिनिश चाहिए, यहाँ पे कैसी चाहिए, यहाँ पे कैसी चाहिए। सरफेस फिनिश का मतलब समझते हो ना, कि इसके ऊपर रफ टेक्सचर रहने वाला है, कि एकदम स्मूथ रहेगा ग्लास लाइक, या फिर रबर टाइप रहेगा, ठीक है। तो वो सब कैसे होने वाला है, ये सब 3D फाइल में नहीं दिखता, और मैन्युफैक्चरर के पास जब जाएगा तो उसका काम बढ़ेगा, फिर अब ये एक चीज मेजर करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट 3D फाइल नहीं सेंड करते हैं, क्योंकि इसमें टॉलरेंसेस सरफेस फिनिश
किस तरह से बनाना है, किस तरह से नहीं बनाना है, उसमें हमें क्या चीज़ चाहिए, किस तरह का लोड लगाना है, कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली इसलिए 3D फाइल नहीं, वो 3D फाइल इसलिए नहीं भेजते हैं। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग कौन यूज़ करते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग देखो सभी यूज़ करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो, प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स हो, मशीनिस्ट्स हो, जिनका भी काम है एक प्रोडक्ट बनाना, मैन्युफैक्चर करना, वो सभी यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। देन इसके बाद ड्राइंग गेट कैसे होता है, ये तो तुम्हारा वो है फाइल फॉर्मेट है, अभी सॉफ्टवेयर में आऊँगा तो दिखाऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद ड्राइंग में अगर एरर्स होते हैं तो क्या होता है? ड्राइंग में देखो इसीलिए पहले हम लोग 3D मॉडल में टेस्ट करते हैं, 3D सॉफ्टवेयर में टेस्ट करते हैं ड्राइंग्स को, और बना बना के देखते हैं ताकि हम लोग का मटेरियल वेस्टेज ना हो बिल्कुल। क्योंकि अगर जैसे कोई चीज़ गड़बड़ लिखी हुई है, गलत डायमेंशन लिखी हुई है, जैसे वही वाला तुम एग्जांपल ले लो जो मैंने फर्स्ट डे तुम लोग को होमवर्क भेजा था, उसमें केवल एक मिस टाइप था। अगर वैसे तुम सोच लो कि ड्राफ्टर ने बनाया, डिजाइनर को हम बीच से हटा दें तो क्या दिक्कत आएगी, ये बता रहा हूँ बेसिकली। ड्राफ्टर ने बनाया, उससे एक मिस टाइप हो गया, उसने भेज दिया मैन्युफैक्चर को। मैन्युफैक्चर अब इतना ध्यान देगा नहीं, उसके पास इतना टाइम तो है नहीं वो एक एक चीज को चेक करे। उसको जो मिलता है वो डायरेक्टली बना देता है। तो अगर वो वैसे ही लेके बना दे, अब उसमें डायमेंशन गलत लिखी है, स्कर्ट की डायमेंशन बड़ी लिखी थी, तो अब वो बना के रख देगा, 100 पीस 1000 पीस बना के उसने रख दिए, अब उसके बाद वो चेक कर रहा है तो उसमें वहां पे लग ही नहीं रहा है। कितना मटेरियल वेस्ट हो गया अब उसमें हमारा। उसको पूरा गलाना पड़ेगा, और इनफैक्ट वो वाला फिर से यूज भी नहीं होगा सेम चीज में, क्योंकि बाद में सीखोगे तुम लोग ये चीजें, मटेरियल को अगर बार बार हीट किया जाता है तो उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं, तो उसकी वो स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी। सो बेसिकली ये है कि जो डिजाइनर्स वगैरह होते हैं ये एरर्स वगैरह और ये सब चीजें नहीं होने देते हैं, ताकि मटेरियल वेस्टेज बहुत कम हो, ठीक है। देन इसके बाद अब देखो व्यूज क्या क्या होते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले आज हम लोग जानने वाले ऑर्थोग्राफिक व्यूज के बारे में, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, इसके अलावा आइसोमेट्रिक होता है तुम लोग का, और पैरामेट्रिक होता है, तो वो सब भी आगे बताएंगे। आज की क्लास में तुम लोग को ऑर्थोग्राफिक व्यूज बताने वाला हूँ, ठीक। ऑर्थोग्राफिक व्यूज ये होता है जो हम लोग के हर सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, अभी हम लोग 3D में काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्क्रीन क्या है? हमारी स्क्रीन तो 2D है ना। सिर्फ स्क्रीन हमें केवल जैसे हॉलोग्राम अगर हम यूज कर रहे होते हैं, तो हॉलोग्राम में तुम्हारी 3 डायमेंशन आती हैं। लेकिन अभी जो हम क्या काम कर रहे हैं, केवल एक स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, तो स्क्रीन में देखा जाए तो एक बार में मुझे स्क्रीन दो ही डायमेंशन दिखा सकती है ना। एक या तो ये लेंथ दिखाएगी, दूसरी या तो विड्थ दिखाएगी। इसके अलावा कोई तीसरी डायमेंशन स्क्रीन मुझे डायरेक्टली दिखा सकती है? नहीं ना। भले ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है इसकी डेप्थ है, वो तो ऑर्थोग्राफिक व्यूज की वजह से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैं इसको लगा दूं, ये रहा तो नॉर्मली 2D पे, अब देखो क्या 2 डायमेंशन मुझे दिखा पा रहा है ये? तो बेसिकली यही है, तुम्हारी स्क्रीन जो है वो 2 डायमेंशन में है, और वही है भी हमारे पास। अभी होलोग्राम्स वाली टेक्नोलॉजी उतनी बेटर है नहीं कि हम लोग 3D को 3D 3 डायमेंशन में दिखा पाए, ठीक। तो बेसिकली यही है कि जो हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं, स्क्रीन पे काम किया जाता है उन पे। तो 3 डायमेंशंस को, मतलब 3 अलग अलग डायमेंशंस को हम 2 डायमेंशन के अंदर कैसे दिखाते हैं, ये हमारा होता है ऑर्थोग्राफिक व्यूज। अब जैसे ये वाला तो हटा ही दो, नए डिजाइन पे आता हूँ। ये क्यूब ले लो अपना, ठीक। अब देखो इसमें इसकी डायमेंशंस मेरी स्क्रीन की 2 डायमेंशन के अंदर ये तीनों डायमेंशंस कैसे दिखाई जा रही हैं। तो बेसिकली ये है कि 3 डायमेंशंस जो हमारी हैं, स्पेशल 3 डायमेंशंस, उन्हें 2 डायमेंशन में दिखाने के लिए क्या कर रहा है? नॉर्मली क्या होता है, वर्टिकल ऐसे, हॉरिजॉन्टल ऐसे, और मैं तीसरी तुम्हें डायमेंशन दिखा ही नहीं सकता क्योंकि वो 90 डिग्री पे होते मैं स्क्रीन के थ्रू आएगी, ठीक है। जैसे इस पे आता हूँ तो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक्स कैसे करके रहता है, वाई ऐसे हो गया सीधे, एक्स इधर हो गया, और जो जेड है वो एक्चुअल में क्या होता है, अब जैसे इस पॉइंट पे जहां पे मैंने कर्सर रखा इसके आर पार है, ठीक है। वाई ऊपर, एक्स ऐसे, और जेड जो है इस पॉइंट पे स्क्रीन के आर पार जाएगा, ठीक। मतलब स्क्रीन के थ्रू जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो तीनों तुम्हारी होती हैं डायमेंशन वाली या एक्सेस जो होती हैं वो 90 डिग्री पे होती हैं आपस में। ये दोनों आपस में 90 डिग्री, ये वाई हो गया तुम्हारा, ये एक्स हो गया, ठीक है। एक बेटा स्क्रीन शेयर बंद कर दो तुम, ठीक है। तो
ये वाई हो गया तो ये एक्स हो गया, और जेड जो है वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, तो स्क्रीन के आर पार आएगा। तो अब बताओ, मैं ऐसे 3D अब 2D में दिखा सकता हूँ? तीसरी डायमेंशन यहाँ पे पास मेरे पास कोई तरीका ही नहीं दिखाने का, क्योंकि वो 90 डिग्री पे है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसे 2D में उतारने के लिए एक काम करते हैं कि यहाँ 90 डिग्री वाले कंसेप्ट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, और हम ऐसे विजुलाइज कर देते हैं कि ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया हमारा एक्स, और ये हो गया हमारा जेड। ये अंदर तरफ हो है फिलहाल, ठीक है? ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये वाई, ये जेड, ये एक्स। तो बेसिकली हमने क्या किया, 90 डिग्री तो है, लेकिन हम ऐसे दिखा रहे हैं कि ये 90 डिग्री हमारे 2D की स्क्रीन में 90 से कम के एंगल में आ रहा है। ये तुम्हें दिख ही रहा होगा 90 से कम एंगल है, ये भी 90 से कम एंगल है। और इसे ऐसे करके दिखा रहे हैं कि इधर से हम देख रहे हैं तो ऐसे एंगल आ रहा है, इसको नीचे से देखेंगे तो ऐसे करके आएगा, मतलब एग्जैक्टली कॉर्नर से देखेंगे तो जो 90, 90 और 90 के तीन एंगल्स थे, ठीक है, 90, 90, 90 तीनों के एंगल्स होंगे तो 270 हो जाएगा। लेकिन हमने 270 को इतने के अंदर स्ट्रेच कर दिया, 360 के अंदर स्ट्रेच कर दिया। तो बेसिकली हमने क्या किया, उस 90 वाले एंगल को ज्यादा स्ट्रेच करके बना दिया। ये देखो, अब ये 90 का एंगल होना चाहिए था, लेकिन इसको 90 की जगह दिखाने की जगह हम अगर ऐसे साइड से देखें तो इसको स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया गया है। ये तुम्हारा 90 का एंगल नहीं है, ये ऑब्वियस सी बात, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा होगा। ये जो जितना एंगल है ये 90 से बड़ा ही है। तुम जैसे अगर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे इसको खोलो, ऐसे क्यूब को, और अपने कॉर्नर पॉइंट से देखो, इसके बाद स्क्रीन के ऊपर अगर हो तुम्हारे पास तो प्रोटेक्टर, नहीं तो कोई भी रेक्टेंगल शेप, प्रोटेक्टर हो तो अच्छी बात है, नहीं है प्रोटेक्टर तो कोई भी रेक्टेंगल शेप इसके ऊपर लाके रखो अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे, और तुम देखो 90 डिग्री का एंगल यहाँ कहीं आएगा, इस जगह पे। लेकिन ये जो तुम्हारा एंगल अभी बन रहा है ये 90 से ज्यादा है। ये कितना है, क्योंकि तीन यहाँ पे एंगल बन रहे हैं ओवरऑल इसमें 360 में, तो ये 130 डिग्री का एंगल है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमारा 2D प्लेन में तीन डायमेंशन दिखा पाना पॉसिबल ऐसे है नहीं, तो हमने क्या किया, एक्सिस को थोड़ा स्ट्रेच कर दिया तीनों डायरेक्शन में, और हमने बता दिया कि एक ही हमारा एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा, एक जेड हो जाएगा, और इसको हम रोटेट करेंगे तो उस हिसाब से काम करेगा। अब इसको जैसे ऐसे रोटेट कर दिया तो ऊपर वाली पूरी गायब कर दी, और नीचे वाली दो कर दिया, ऐसे कर दिया, मतलब जिस हिसाब से रोटेट कर रहे हैं उस हिसाब से आपस में एक्सिस के एंगल चेंज हो रहे हैं हमारे, और उस तरह से विजुअलाइजेशन चल रहा है, ठीक है? तो ये जो तुम्हारा पूरा हो गया, ये हो गया कैसे हम लोग किसी 2D 3D ऑब्जेक्ट को 2D में दिखाते कैसे हैं, यानी कि तीन डायमेंशंस को हम दो डायमेंशंस के अंदर फिट कैसे करते हैं, ठीक? इतना समझ में आया सबको? इतने में किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक 3D ऑब्जेक्ट को 2D में देखते कैसे हैं। तो अब इसमें देखो अलग अलग व्यूज आते हैं हमारे, ठीक? कौन कौन सा होता है, एक फ्रंट व्यू होता है, एक टॉप व्यू होता है, एक राइट साइड व्यू होता है। फ्रंट, टॉप, राइट, ये तुम्हारे हमेशा यूज होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में और सब जगह आगे भी, ठीक है? सो इनका प्लेसमेंट भी मैटर करता है, किस तरह से प्लेस कर रहे हो उस हिसाब से अलग अलग आएगा। तो देखो एक एक करके पहले बता देता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट व्यू होता है, वो होता है तुम्हारा फ्रंट व्यू। सामने से फ्रंट फेस पे जब हम देख रहे होते हैं तो उसे फ्रंट व्यू बोलते हैं। ये हमेशा मेन शेप को दिखा रहा होता है, और हाँ ऐसे बनाया जाता है कि इस वाले व्यू में ही सबसे ज्यादा फीचर दिखने चाहिए। ये अभी ड्राइंग्स कुछ खोल के दिखाऊंगा तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है? फिर इसके बाद टॉप व्यू क्या होता है, जब ऊपर से हम लोग सीधे किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, इसमें हमारी विड्थ दिखती है और डेप्थ दिखती है चीजों की, अगर चीजें एक दूसरे के मतलब अगल बगल निकल रही होती, ठीक है? फिर लेंथ ऑब्वियस सी चीज है, लेंथ तो दिख ही रही होती है टॉप में, क्योंकि ऐसे करके दिख रही होगी तो एक लेंथ दिख रही होगी, एक विड्थ दिख रही होगी, और अगर कुछ चीजें निकली होंगी बाहर तरफ में या अंदर तरफ में तो वो दिखेगा कि हाँ ये अलग अलग डेप्थ पे है, ठीक है? फिर इसके बाद टॉप सरफेसेस दिख जाती हैं, टॉप सरफेस पे होल है, स्लॉट है, स्टेप है, तो ये सब दिख जाता है, ठीक? देन आता है तुम्हारा राइट साइड व्यू, जो हम ऑब्वियसली आता है राइट साइड, तो राइट साइड से जब देख रहे होते हैं तो वो होता है, इसमें क्या होता है, हाइट दिखती है, विड्थ और डेप्थ दिखती है, इसमें थोड़ा सा हो गया है, ठीक है? विड्थ और डेप्थ दिखती है, और हाइट, हाइट भी दिखती है, ठीक है? देन इसके बाद क्या है इसमें, फ्रंट व्यू अगर केवल यूज करें हम लोग तो पॉसिबल नहीं है। मतलब देखो अब ये तीन अलग अलग व्यूज आ क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर मैं केवल एक व्यू दिखा दूं किसी भी चीज का तो तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट क्या है और कैसे है। ये पॉसिबल नहीं कि केवल तुम तीन व्यू देख के बता दो कि हाँ ये ऑब्जेक्ट ऐसा दिखेगा। जैसे अभी एक एग्जांपल से बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि एक ऑब्जेक्ट कितने कितने व्यू से मतलब अलग अलग व्यू से अलग अलग चीजें दिख सकती हैं, ठीक?
तो ये 3 व्यू नहीं तो 2 व्यू कंपलसरी होते हैं हमारी ड्राइंग में, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर तुम्हें दिखाना है तो मिनिमम 2 व्यू तो चाहिए ही चाहिए। 2 व्यू के बिना कोई भी ऑब्जेक्ट को बना पाना पॉसिबल नहीं है। अगर ड्राइंग में तुम्हारे 2 व्यूज नहीं है तो तुम ऑब्जेक्ट को बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद उसके अलावा तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा वो दिख कैसा रहा है। और 3 स्टैंडर्ड होता है बट 2 तो कंपलसरी होते हैं, ठीक। अब कैसे हम इन व्यूज को रख रहे हैं ये भी हमारा बहुत मैटर करता है, ठीक है। जैसे कुछ डायमेंशंस तुम लोगों को खोल के दिखा देता हूँ, कैसे हम लोग इन व्यूज को रख रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है कि क्या कौन सा वो हमारा बनेगा, ठीक है। इसमें ड्राइंग शीट खोलता हूँ, ड्राइंग शीट वाला इसमें। हम्म, तो किसी सिंपल वाले से दिखाता हूँ, जैसे यही तुम लोग का, ठीक। तो ये जैसे है, तो एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जांपल यही है, ये इतना, ठीक। ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें और मार्किंग वगैरह नहीं है, बट ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक एग्जांपल, छोटा एग्जांपल समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो ऐसे करके हम बनाते हैं ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट व्यू बताया, वो सब है इसमें। ये तुम्हारा फ्रंट व्यू है, ये तुम्हारा टॉप व्यू है, ये तुम्हारा राइट व्यू है। ऑब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा है, ये वाला। अब इस ऑब्जेक्ट को तुम ध्यान से देखो और विजुलाइज करने का ट्राई करो, फ्रंट से कैसा दिखेगा। अगर फ्रंट ये वाली साइड होती है, फ्रंट हमारा ये वाला साइड होता है, राइट हमारा ये वाला होता है, और टॉप हमारा ये वाला होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको फ्रंट से देखता हूँ तो मैं ब्लू वाली इधर साइड से देखूंगा। टॉप व्यू मुझे दिखाना है तो मैं येलो वाले इससे देखूंगा, और राइट व्यू दिखाना है तो मैं इधर वाले से देखूंगा, ठीक। तो एक बार फ्रंट को विजुलाइज करने का ट्राई करो, मैं फ्रंट से देखूंगा इस पार्ट को तो मुझे क्या क्या दिखेगा। देखो अब फ्रंट से देखूंगा तो ये क्या, ये सरफेस दिखने वाली मुझे, ये कर्व वाली जो है ये दिखेगी। सब लोग बताओ, दिखेगी? ये वाली जो सरफेस है ये दिखेगी, ये फ्रंट से देखूंगा तो ये दिखेगा? हाँ ठीक है, नहीं दिखेगा। अब हमें दिखेगा क्या फ्रंट से, हमें फ्रंट से दिखेगा ये जो वाई वाला शेप है, इतनी ये सरफेस दिखेगी, और ये जितने एजेस हैं ये सारे एजेस दिखेंगे। तो मतलब ओवरऑल ये पार्ट मुझे दिखेगा फ्रंट से। और क्या दिखेगा, ये सबसे पहले दिखेगा सबसे आगे डेप्थ पे। देन क्या दिखेगा, ये वाला जो हमारे यहाँ पे ट्रायंगल पार्ट बन रहा है ये दिखेगा। इधर साइड में जो ट्रायंगल पार्ट है वो दिखेगा, और ये जो आगे रेक्टेंगल बन रहा है ये दिखेगा। तो हमें इतना समझ में आया, फ्रंट व्यू से हम इसे देखेंगे तो हमें ये शेप दिखेगा, ये शेप दिखेगा, ये इधर ट्रायंगल शेप दिखेगा, और ये रेक्टेंगल दिखेगा। वैसे ये राइट व्यू से देखें तो राइट व्यू से क्या, ये रेक्टेंगल दिखेगा। ये जो स्लोप का है, हम स्लोप को अगर सामने से देखें तो स्लोप एज अ स्लोप नहीं दिखता है, वो केवल एक रेक्टेंगल दिखता है ना। तो हमको ये एज ए रेक्टेंगल शेप दिखेगा, ये रेक्टेंगल शेप दिखेगा, यहाँ का दिखेगा और यहाँ का दिखेगा, ठीक। और वैसे टॉप व्यू से देखें तो ये रेक्टेंगल, ये कर्व से ये कर्व सरफेस दिखेगी, ये वाला स्लोप थोड़ा सा दिखेगा क्योंकि ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा बना हुआ है, और नीचे का बेस थोड़ा साइड साइड में दिखेगा, ठीक है। तो ये हमने लगभग विजुलाइज कर लिया कैसा कैसा दिखेगा। अब जो जो तीनों व्यूज होते हैं इनका हम प्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं वो हमारा डिफाइन करता है कि प्रोजेक्शन कौन सा है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग चीज़ों को ऐसे अरेंज करते हैं कि हमने फ्रंट व्यू को यहाँ पे रखा, ठीक है, फ्रंट व्यू के ऊपर रखा हमने टॉप व्यू को, और इधर साइड में रखा राइट व्यू को, ठीक है। तो ये हमारा देखो अभी मैंने समझाया ना कि फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, ये वाई शेप दिखेगा, ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल वही दिख रहा है। देखो फ्रंट व्यू में हमें वाई शेप दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, और ये रेक्टेंगल दिख रहा है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। फिर टॉप व्यू में क्या बताया था, ये रेक्टेंगल दिखेगा, ये रेक्टेंगल ये थोड़ा स्लोप का रेक्टेंगल जैसे दिखेगा, और बाहर की चीजें थोड़ी दिखेंगी, तो वही चीज है इसमें। देखो ये ऊपर वाला रेक्टेंगल दिख रहा है, ये जो यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है कर्व सरफेस है, क्योंकि कर्व सरफेस को हम ऊपर से जैसे देखें तो वो हमें कर्व सरफेस नहीं दिखेगी। जैसे ये देखो यही तुम मानो सिलेंडर है, अब ये वाली सरफेस जो है वो कर्व्ड है, लेकिन मैं इस साइड से इसको देखूं
और ये व्यू बंद कर दिया। तो देखो अब मुझे ये जो इस साइड की कर्व सरफेस है वो रेक्टेंगल दिख रही है एक, ठीक है। तो कर्व सरफेसेस सामने से देखने में हमेशा एक रेक्टेंगल की तरह नजर आती हैं, ठीक है। सो वही है, ये रेक्टेंगल हो गया और ये बाहर वाली हो गई, ठीक। तो ये तुम्हारा टॉप व्यू हो गया और ये तुम्हारा राइट व्यू हो गया। तो अगर हम लोग चीजों को इस तरह से प्लेस करते हैं कि हमने टॉप व्यू यहाँ लगाया, फ्रंट व्यू इधर लगाया, राइट व्यू इधर लगाया, और वैसे ये वाला जो है इसे हम आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक। आइसोमेट्रिक, ठीक। तो ये वाला जो है तुम्हारा आइसोमेट्रिक व्यू है। नॉर्मली इंजीनियरिंग ड्राइंग जब होती है तो ये तो खैर तुम्हारा बनाने के लिए एक गाइड बुक की तरह है, तो इसमें ऊपर बना दिया है। लेकिन ये आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ तुम्हारा बन के आता है इस जगह पे, ठीक है। ये वाली जो तुम्हारी ड्राइंग है वो यहाँ पे बनी रहेगी, ठीक। सो ये जो तुम्हारा पूरा सेटअप हो गया कि हमने टॉप व्यू ऊपर में डाला, उसके नीचे फ्रंट व्यू डाला, उसके बगल में राइट व्यू डाला, और यहाँ कॉर्नर पे आइसोमेट्रिक व्यू। ये पूरे सेटअप को हम बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। दो तरह के प्रोजेक्शन तुम्हारे आते हैं, एक आता है तुम्हारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और दूसरा आता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखो क्या होता है कि टॉप व्यू को हम ऊपर लगाते हैं, टॉप व्यू के नीचे लगाते हैं फ्रंट व्यू को, और उसके बगल में राइट व्यू को, ठीक है। और फिर इसके अलावा दूसरा आता है तुम्हारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। दो ही तरह के यूज होते हैं ग्लोबली। इंडिया में मोस्टली फर्स्ट एंगल यूज होता है, बट ग्लोबल स्टैंडर्ड थर्ड एंगल का है, ठीक है। और ये तुम्हारा थर्ड एंगल पे ही बना है। इंडिया में कई जगह पे अभी भी फर्स्ट एंगल यूज होता है और कुछ कुछ कंट्रीज में फर्स्ट एंगल यूज होता है। फर्स्ट एंगल थोड़ा प्रिमिटिव माना, मतलब थोड़ा सा आउटडेटेड माना जाता है। थर्ड एंगल ज़्यादा ग्लोबल स्टैंडर्ड है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। सो बेसिकली थर्ड एंगल ऐसे ही होता है, टॉप व्यू ऊपर बनाया हमने, फ्रंट व्यू उसके नीचे बनाया और राइट व्यू इसके बगल में बनाया, आइसोमेट्रिक व्यू इधर डाल दिया। अब देखो तुम्हारा जब बनाते हैं हम इसका फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल में ये डिफरेंस आता है केवल कि ये जो हमारा फ्रंट व्यू है, देखो तुम इससे याद रखो, फर्स्ट एंगल जब हम लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अगर तुम लिखो तो सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है? फर्स्ट। इससे ध्यान रखो, जो सबसे पहले फर्स्ट आएगा वो कौन सा होगा? फ्रंट व्यू। एफ एफ से याद रखो, ठीक है। थर्ड एंगल में क्या होता है तुम्हारा? ऐसे करके थर्ड एंगल में तुम इससे याद रख सकते हो। ये याद करने का तरीका है, एक्चुअल नाम जो है वो इससे नहीं रखा गया, बस मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताया दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड एंगल, तो इसको इससे याद रखो कि टॉप, ठीक। इससे याद रखो जिस नाम से इसका ये बना हुआ है, फर्स्ट लेटर, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या क्या आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है। फर्स्ट का मतलब एफ, और एफ से हमारा फ्रंट होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या है? सबसे पहले आ रहा है थर्ड। थर्ड क्या? टी से होता है, टी से हमारा क्या होता है? टॉप। तो इससे याद रखो, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमें सबसे पहले किस चीज को रखे हैं? टॉप एंगल को, टॉप व्यू को। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सबसे पहले किसको रखते हैं? फ्रंट व्यू को। सो बेसिकली ये डिफरेंस होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू हमारा ऊपर आता है, फिर उसके नीचे फ्रंट व्यू, राइट इधर। और फर्स्ट एंगल में क्या हो जाता है? फ्रंट व्यू हमारा ऊपर आ जाता है, टॉप व्यू हमारा इधर आता है, राइट साइड हमारा यहाँ आता है, आइसोमेट्रिक नीचे आ जाता है, ठीक है। तो बस इनको एक तरह से ऐसे रोटेट कर देते हैं चीज़ों को, ठीक। आपस में पोजीशन बदल देते हैं, तो वही फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल होता है। इस पे तुम लोग ध्यान ना दो, वैसे तो इंडिया का स्टैंडर्ड होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कई जगह पे, लेकिन जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है हम उसके हिसाब से चीज़ें सीखेंगे, मोस्टली थर्ड एंगल में ही बनाएंगे चीज़ें, ठीक। चलो, इतना समझ में आया सबको? इतने में किसी को कोई थोड़ा सा भी डाउट, छोटा सा भी, कुछ भी, मैं फिर से बता दूंगा अगर किसी को कुछ भी डाउट है। नहीं ना? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये तुम्हारा हो गया व्यू लगाने का तरीका। अब इसके अलावा देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग की अब जितनी चीज़ें होती हैं वो एक एक करके बता रहा हूँ। अब देखो, ऐसे भी अब आएगी चीज़ें कि जैसे मैं ये देख रहा हूँ, यही एग्जांपल से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैं देख रहा हूँ, ठीक, किसी एक व्यू से देख रहा हूँ, मान लो तो मान लो मैं इसको देख रहा हूँ ऊपर से ही, ठीक। अगर मैं इसे ऊपर से देख रहा हूँ तो देखो एक चीज़ की दिक्कत आएगी मुझे। दिक्कत क्या आएगी? कुछ चीजें मुझे ऐसी होंगी अक्सर कि मैं एक डायरेक्शन से देख रहा हूँ तो कुछ चीजें मुझे उस डायरेक्शन से दिखेंगी नहीं।
तो इससे क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि इस साइड से मुझे ये चीज दिख रही है और इस साइड से दिख क्यों नहीं रही फिर वो चीज, क्योंकि नॉर्मली अगर ड्राफ्टर्स बनाते हैं चीजों को तो वो आइसोमेट्रिक व्यू नहीं बनाते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनके पास 3D नहीं है। 3D पार्ट होता है तब उसका आइसोमेट्रिक व्यू बना के उसका स्क्रीनशॉट लिया जाता है। ये तो गाइड है, इसमें तो पहले बना के देखी गई है। ठीक। तो बेसिकली ये रहता है कि अगर तुम्हारे एक व्यू में कोई चीज दिख रही है और दूसरे में फिर वो दिख नहीं रही है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये चीज है कि नहीं है और कहाँ पे है। जैसे इस वाले व्यू में मैं देखूँ तो मुझे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दिखेगी, इस वाले व्यू में भी ये लाइन दिखेगी, मगर टॉप व्यू में क्या होगा, ये ऊपर कर वाला जो पार्ट है वो इस लाइन को तो पूरी तरह छुपा देगा और ये वाली लाइन आधी छुप जाएगी। तो इससे क्या कंफ्यूजन होगा कि मुझे इधर से तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ये बने, यहाँ पे कुछ तो बना हुआ है, और इधर से भी दिखेगा कि हाँ यहाँ लाइन दिख रही है, मतलब यहाँ कुछ तो बना हुआ है, लेकिन टॉप से फिर मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इस कॉर्नर वाले स्पेस में क्या करना है वो समझ ही नहीं आएगा अगर मैंने ये आइसोमेट्रिक व्यू नहीं दिया किसी को। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है आइसोमेट्रिक व्यू 3D बनने के बाद आता है, लेकिन हमारी पहले क्या बनती है, ड्राफ्टिंग बनती है या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग बनती है, जिसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो एक ही चीज़ है। ठीक है। ड्राफ्टिंग जनरल टर्म है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है जब हम लोग प्रॉपर सिंबल्स और प्रॉपर मार्क करते हैं चीज़ों को। ठीक। तो देखो अब ये दिक्कत आ रही है हमारी, जैसे अभी एक एक करके बताऊंगा क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसका सोल्यूशन क्या है। तो देखो एक दिक्कत जो मैंने देखी और हमने समझा क्या होता है कि जैसे ये कॉर्नर वाला एरिया है, मैं इस व्यू से देखूँ तो ये दोनों व्यू में तो कॉर्नर वाला एरिया दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाले व्यू में ये कॉर्नर का एरिया दिख ही नहीं रहा है। तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि इस कॉर्नर के एरिया में करना क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे जो चीजें हमारे डायरेक्टली सामने से नहीं दिख रही हैं उसको हम लोग डैश्ड लाइन से दिखाते हैं, डैश लाइन या डॉटेड लाइन। ठीक है। हिडन लाइंस आर डैश्ड, features you cannot see from the direction are shown in dashed line. A through hole appears as two dashed lines in front because you are looking at a wall not into the hole। मतलब होल्स भी जैसे हो हमारे, जैसे मैं यहाँ से मान लो इसके बीचों बीच में से होल कर दूं और वो आर पार हो, तो ऊपर वाले व्यू से मैं देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, होल है और उसके आर पार मुझे दिख रहा है, लेकिन वो होल कहाँ तक जैसे अगर आर पार नहीं है, आर पार है तो ठीक है। तो अगर ये आर पार होल है तो मैं यहाँ पे होल करूंगा, जैसे वो तुम जो घर में हार्ट बनाया था मैंने उसी से एग्जांपल ले लो। तो अगर जैसे मैं फ्रंट व्यू से देख रहा था मुझे उसके घर के आर पार दिख रहा था उस हार्ट से, तो इतना ऑब्वियस हो गया कि हाँ ठीक है, आर पार करना है। लेकिन अगर आर पार वो ना हो, जैसे मान लो किसी उस पे आते हैं, अगर कहीं दिया हो कोई ऐसा है, हाँ इस वाले में अभी दिखाता हूँ। तो देखो बेसिकली ये अगर जैसे यहाँ पे मैं होल करूँ लेकिन उसे आर पार नहीं जाना है, यहाँ कहीं बीच में आके रुक जाना है, तो ऊपर से मैं देखूंगा तो ये दिखेगा हाँ होल है, लेकिन उसके नीचे सरफेस है, तो मतलब पूरा इसके आर पार तो होल नहीं किया गया है, कहीं जाके वो होल रुक गया है। लेकिन अगर मैं अगर इसे फ्रंट व्यू से उसका कुछ भी ना दिखाऊं तो मुझे कैसे पता चलेगा वो होल कहाँ तक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग डैश लाइन का यूज करते हैं, कि जो चीज हमें सामने से डायरेक्टली नहीं दिख रही है उसे हम डैश लाइन से दिखाते हैं। जैसे इस वाले डायग्राम में आ जाओ, ये वाली जो हमारी लाइन है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, उसे देखो टॉप व्यू में कैसे दिखाया गया है। टॉप व्यू में तुम्हारा ये देखो ऐसे करके दिखाया गया है। ये चीजें जो डायरेक्टली ऊपर से दिख रही हैं उसे सॉलिड लाइन से बनाया गया है, और जो देखो ये स्लोप जो है तुम्हारा, स्लोप देखो यहाँ, स्लोप तो तुम्हें पूरा दिख रहा होगा लेकिन स्लोप के नीचे वाली जो लाइन है ये लगभग यहाँ तक की दिख रही होगी, लेकिन इसके बाद जो इसके नीचे आ रहा है वो नहीं दिख रहा होगा, तो इसे कैसे दिखाया गया है, यहाँ तक की सॉलिड में दिखाई गई है। फिर ये दिखाने के लिए कि ये लाइन आगे तक जा रही है, उसके लिए क्या किया, इसके आगे डैश्ड लाइन बना दी है, यहाँ तक डैश बनाई है, ये डैश बनाई, ये डैश डैश डैश, ये सारी डैश में बना दी है। जिससे हमारा क्या पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे इसके नीचे कुछ चीजें हैं जो हमें सामने से नहीं दिख रही हैं। वही देखो इस वाले में भी यूज किया गया है। इस वाले में किस लिए, वो जो कर्व का इनर वाला पार्ट है, ये जो कर्व की अंदर वाली सरफेस है यहाँ पे आके जो खत्म हो रही है, वो सरफेस देखो दिखाने के लिए कि हाँ ये पूरा सॉलिड नहीं है, ये जो तुम्हारा यहाँ पे एक कर्व बन के आ रहा है, ये कर्व यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये दिखाने के लिए देखो यहाँ पे ये एक और डैश लाइन बना दी गई। अब होल वाला जैसे मैं बता रहा था, तो वो इसमें देखो, अब इसमें ये देखो ये जो वाला होल है, ये जो बड़ा वाला होल है, ये छोटा वाला तो इसके आर पार है, लेकिन ये जो बड़ा वाला होल है इसको तुम देखो यहाँ पे आके रुक जा रहा है ये, तो मतलब ये आर पार तो नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको टॉप व्यू से दिखाऊं तो टॉप व्यू से क्या दिखेगा, ऐसे दो होल दिखेंगे, एक बड़ा होल है एक छोटा होल है। तो लेकिन अब ये कहाँ तक जा रहा है ये कैसे पता चले, वो हमारे फ्रंट व्यू में पता चलेगा। फ्रंट व्यू में देखो तुम्हारे ये ऐसे करके दिखा दिया गया है,
ये इससे पता चल रहा है कि ये जो तुम्हारा बड़ा वाला होल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बड़ा वाला होल है जो हमें यहाँ पे आउटर सर्कल में दिखाया गया है, ये तुम्हारा कहाँ तक जा रहा है इसको दिखाने के लिए देखो इसे डैश लाइन से फ्रंट व्यू में ऐसे करके दिखा दिया गया कि हाँ यहीं तक जा रहा है। अब इसके अलावा जैसे अभी दिखाऊंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिंबल्स जो होते हैं, तो वो देखो जैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिंबल्स को यूज किया गया हुआ है। ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, इसमें एक एक सिंबल की एक एक मीनिंग है। क्या क्या है, इसका मतलब है तुम्हारा कि यहाँ पे एक होल बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारी डायमीटर है, ठीक। और ये वाला जो ये वाला सिंबल डायमीटर है, डायमीटर कितनी है, 10 है। और ये वाला जो सिंबल है ये तुम्हारा डेप्थ का है, ठीक है। सो बेसिकली यही है। ये जो सिंबल्स हैं ये सब इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स। अभी एक एक करके सीखोगे सारे सिंबल्स। एक डायमीटर का है, एक तुम्हारा एक डेप्थ का है, एक होल अगर बना हुआ है तो होल के लिए कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है। ये जैसे ये एक्स बना हुआ है तो ये तुम्हें लग रहा होगा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का है, तो ऑलमोस्ट वही है, रिप्लिकेट कर रहा है। लेकिन ये जो एक्स का सिंबल है डिफाइन कर रहा है कि वो चीज रिपीट कितने बार हो रही है, ठीक है। वो चीज कितनी बार हमारी उस चीज ड्राइंग के अंदर रिपीट हो रही है, वो चीज हमारा दिखाता है एक्स के थ्रू। जैसे यहाँ पे R5 है तो बेसिकली ये फिलेट दिखा रहा है कि 2 बार रिपीट होगा, यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, ठीक। तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके देख देख के मतलब बनाते बनाते सीख जाओगे, ठीक। तो यहाँ तक का ये सबको समझ में आया पूरा। सेंटर लाइंस जो होती हैं वो तो चेन डैश जो होती हैं, ठीक है। सेंटर लाइन तो अभी थोड़ा अभी इसको ध्यान में दो, बस बताया दे रहा हूँ। सेंटर लाइन जो होती हैं वो चेन डैश होती हैं, जैसे यहाँ पे ये है। एक चीज ध्यान से देखो, दो अलग अलग तरह के यहाँ पे डैश हैं, ठीक। बता ही देता हूँ थोड़ा सा ताकि आगे मुझे समझाने में इजी हो। देखो यहाँ पे दो तरह के डैश हैं। ये वाला जो एक डैश बना है वो अलग है, क्या है, बराबर इंटरवल पे ऐसे ऐसे करके बने हुए हैं, ये वाला जो डैश है तुम्हारा, ठीक। और फिर बीचों बीच में एक ये जा रहा है, किसी ने पूछा नहीं कि सर यहाँ पे तो कुछ बना नहीं हुआ है तो यहाँ पे लाइन क्यों बनी है। ये तुम्हारा ऐसे करके एक लॉन्ग डैश बना हुआ है, फिर एक डॉट करके आ रहा है, फिर एक लॉन्ग बना हुआ है, फिर एक डॉट करके आ रहा है, फिर एक लॉन्ग बना हुआ है, ठीक। तो ये दोनों जो डैश हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि ये अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो है तुम्हारा फिजिकल ऑब्जेक्ट का डैश्ड है, कि इसके नीचे कुछ चीजें हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं, उसे हम डैश लाइन से दिखा रहे हैं। लेकिन ये वाला जो है कि एक लॉन्ग डैश है, फिर एक शॉर्ट है, फिर एक लॉन्ग है, फिर एक शॉर्ट है। देखो यहाँ पे देखो, एक लॉन्ग हमने लगाया, फिर एक शॉर्ट लगाया, फिर एक लॉन्ग लगाया, फिर एक शॉर्ट लगाया। ये वाला जो डैश है ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है सेंटर लाइन को, सेंटर लाइन, जिसे हम अभी तक एक्सिस बोल रहे थे कि इसके अबाउट चीजें हमारी रोटेट हो रही हैं। तो सेंटर लाइन इस वाले में व्यू में दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, देखो यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो सेंटर लाइन बेसिकली क्या है तुम्हारी, कि बता रही है कि ये ऑब्जेक्ट का मिडिल वाला पार्ट है। यहाँ से ऑब्जेक्ट लेफ्ट और राइट में सिमेट्री में है। इस वाले ऑब्जेक्ट को तुम देखो, इस वाले पार्ट को तुम इस व्यू में देखो। देखो मैंने एक चीज बताई थी, सिमेट्री कैसे देखते हैं, एक साइड जाओ, जो चीज मिले दूसरी साइड जाने पे वही चीज मिलनी चाहिए, ठीक। तो देखो जैसे ये हमारी सेंटर लाइन है, और सेंटर लाइन क्या बेसिकली डिफाइन कर रही होती है, इसके अबाउट हमारा सिमेट्रिक बन रहा है ऑब्जेक्ट। तो देखो अगर मैं इस लाइन के इधर आऊं तो मुझे क्या दिखा, यहाँ पे कर्व से सरफेस है, फिर एक स्ट्रेट लाइन है, फिर एक और कर्व सरफेस है, और फिर उसके बाद एक स्लोप है। तो हमें क्या दिखी, चार चीजें दिखी। हम सिमेट्रिक है कि नहीं उसके लिए क्या करेंगे, दूसरी साइड जाएंगे। दूसरी साइड गए, मुझे क्या दिखा, एक कर्व सरफेस, एक स्ट्रेट लाइन, एक दूसरी कर्व सरफेस और एक और स्लोप। तो मतलब जितनी चीजें मुझे इधर दिखी उतनी चीजें इधर भी दिखी, तो मतलब ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली तुम्हारा सेंटर लाइन का कंसेप्ट, डैश लाइन का कंसेप्ट, अलाइन कैसे करनी होती है लाइन ये भी दिखाई दे रहा हूँ एक बार, और ये व्यूज का कंसेप्ट, ठीक। अलाइन एक बार दिखाई दे रहा, अगर ना समझ में आए तो उसका टेंशन मत लेना, ठीक। अलाइन एक बार दिखाई दे रहा हूँ तुम लोगों को कैसे होता है। अलाइन का देखो बेसिकली मतलब ये है कि जैसे मैंने ये दो व्यू बनाए हैं, तो ये सेम पार्ट के व्यूज हैं, है ना, कुछ अलग तो है नहीं, यही पार्ट है जिसको मैंने एक बार सामने से दिखाया, एक बार बगल से दिखाया है ना। सो बेसिकली अलाइन करने क्या मतलब होता है, हम इंजीनियरिंग ड्राइंग जब बना रहे होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग जब बना रहे होते हैं तो उसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं कि चीजों को अलाइंड रखते हैं, किस पर्सपेक्टिव में,
इसके कि जैसे इसकी हाइट जो है वही इसकी भी हाइट होगी, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो एक शेप बना दिया कुछ भी ऐसे करके है मेरा, और ये इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। इसको मार दो यूनियन, ठीक। जैसे मान लो ये शेप है मेरा, तो अगर मैं इसको सामने से देखूंगा तो ये जो मेरी हाइट है, और इसको अगर मैं बगल से देखूं तो ये जो हाइट है वो दोनों सेम रहेगी कि अलग रहेगी? बताओ, सेम रहेगी ना। इधर साइड से जो मैं हाइट देख रहा हूँ सामने से, अगर इधर से देख रहा हूँ तो ये जो हाइट है वो सेम रहेगी ना। और वैसे ही अगर इस व्यू में मैं देख रहा हूँ तो ये जो लेंथ आ रही है और इस व्यू में जो लेंथ आ रही है ये दोनों सेम रहेगी, है ना। तो मतलब एक 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 डायमेंशन एटलीस्ट है जो दो व्यूज के बीच में कॉमन होती है। जैसे इस वाले में जो विड्थ है और जो इस वाले में विड्थ है, ये ये वाली विड्थ दोनों व्यूज में सेम होगी, है ना। सो बेसिकली क्या है, हम लोग सेम पार्ट के अलग अलग व्यूज बना रहे हैं, तो उसकी एक डायमेंशन तो हर दो व्यू के बीच में एक डायमेंशन तो होगी जो कॉमन होगी। टॉप और फ्रंट के बीच में लेंथ कॉमन होती है, टॉप और राइट के बीच में विड्थ कॉमन होती है, और फ्रंट और राइट के बीच में हाइट कॉमन होती है। तो मतलब वो सेम दिखना चाहिए हमें, क्योंकि हम सेम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सो बेसिकली ये जो अलाइन वाला मैंने लाइन लिखी है, लाइंस मस्ट अलाइन अक्रॉस व्यूज, इसका यही मतलब है कि जब हम लोग ड्राइंग बना रहे होते हैं तो क्या ध्यान रखना होता है, जिस भी सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं तो उसमें उसकी टॉप वाली जो लाइन है, जैसे ये वाली जो लाइन है, ये मैच करनी चाहिए। अब मैं ऐसे जैसे रफ ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए तो ऊपर नीचे हो जा रही है मेरी लाइन, बट ये जो है वो ऐसे मैच करनी चाहिए इसकी हाइट्स। और सिर्फ पूरे ऑब्जेक्ट की नहीं हाइट, हर एक चीज की हाइट, क्योंकि जैसे ये रेक्टेंगल वाला इसका बेस है, इसकी भी हाइट देखो मैच कर रही। ये तुम्हारा जो कर्व वाली सरफेस का नीचे वाली लाइन है ये भी देखो मैच कर रही। ये अंदर का कर्व सरफेस है जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, ये भी देखो मैच कर रहा है, ठीक है। और वही चीज क्या दूसरे हर एक व्यू में होना चाहिए। जैसे इसका ये टॉप इसके साथ मैच, इसकी विड्थ इसके साथ मैच कर रही, तो देखो ये क्या है, ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन है ये पूरी है मेरे ऑब्जेक्ट की हाइट h, और जो इधर वाले साइड की दोनों लाइन है वो है माई विड्थ। तो ये सब कुछ देखो मेरा मैच कर रहा है प्रॉपरली। तो ये जो मैच करने वाला कंसेप्ट होता है इसे हम लाइंस को अलाइन करना कहते हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग जब भी बना रहे होते हैं तो ये हमें बहुत जरूरी होता है कि हम इसका ध्यान रखें कि चीजें अलाइन हो रही हों, क्योंकि वो सेम ऑब्जेक्ट के दो अलग अलग व्यूज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अलाइन होना चाहिए। जैसे कर्व सरफेस देखो, ये कर्व सरफेस के टॉप वाला रेक्टेंगल है हमारा, ये अलाइन हो रहा है। ये जो नीचे की लाइन है जो मैंने दिखाई है टॉप व्यू में डैश्ड से, देखो ये भी हमारा इसके साथ अलाइन में है। सेंटर लाइन तो ऑब्वियस सी बात है ये अलाइन होनी चाहिए। आउटर लाइंस हमारी अलाइंड है, ठीक है। तो ये जब भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहे होते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं कि ये सारी चीजें हमारी मैच हो, ठीक है। तो तुम बोलते नहीं हो, ये विड्थ नहीं है, बोला करो जब भी कुछ बताया करो। ये विड्थ नहीं है तुम्हारी, विड्थ मैंने लिख दिया, किसी ने बोला भी नहीं। ये तुम्हारी लेंथ है, ठीक है। विड्थ जो है तुम्हारी वो ये है इस वाले व्यू में, ठीक है। और ये है तुम्हारी हाइट, ठीक। तो ये विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया, लेंथ हो गया, ठीक। तो देखो चीजों को अलाइंड रखना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम सेम पार्ट को अलग अलग व्यू में दिखा रहे हैं, तो उसे साथ में अलाइन करके रखते हैं, तो इससे फिर हमें चीजें समझ में आती है। क्योंकि अभी तो जैसे मैं आइसोमेट्रिक व्यू 3D पार्ट बनाने के बाद उसको दिखा रहा हूँ, लेकिन जब एक डिजाइनर के पास से जाएगी तो उसे डायरेक्ट ये मिलेगा, और तुम्हें भी धीरे धीरे करके फिर जब बनाओगे मॉडलिंग में आओगे डिजाइनिंग में तो तुम्हें डायरेक्टली ये मिलेगा। तो तुम्हें इस ड्राइंग के अंदर ही इतनी डिटेल होनी चाहिए कि तुम इस ड्राइंग को जैसे ही देखो तुम्हें इसका 3D चीज दिखने लग जाएगी, ये 3D में आएगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है। सो इसके लिए ही जितने स्टैंडर्ड्स होते हैं, जितने रूल्स होते हैं मैनेजिंग ड्राइंग में, इसी चीज के लिए होते हैं कि तुम एक केवल एक 2D इमेज को देख के उसका 3D बता पाओ, ठीक है। सो बेसिकली ये हो गया हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यूज क्या होता है, प्लेसमेंट रूल्स क्या होते हैं, कैसे कैसे चीजें बनाई जाती हैं। इसके बाद अब जैसे कुछ सिंबल्स तुम लोग को बता देता हूँ, सिंबल्स क्या क्या होते हैं। तो देखो डायमेंशंस और टॉलरेंसेस तो बेसिकली यही है, GD&T बोलते हैं इसको। ये जो जो स्टैंडर्ड होता है हमारा चीज़ों का, चीज़ें डिफाइन करने का, कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग को क्या बोलते हैं, GD&T, ठीक है। एक सेकेंड,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, GD&T। इसका मतलब क्या है, ग्राफिक डायमेंशंस एंड टॉलरेंसेस। तो ये जो तुम्हारा होता है, ये पूरा एक रूल सेट होता है। इसमें कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं, सिंबल्स डिफाइंड होते हैं। ये एक तरह का तुम्हारा कंसेप्ट समझ सकते हो जैसे। ठीक है बेटा, बता दूंगा क्लास के एंड में। ठीक है, क्लास के एंड में याद दिला देना, अगर मैं ना बताऊं तो एक बार रिकैप करा दूंगा थोड़ा सा। ठीक, देखो बेसिकली हमारा क्या रहता है, GD&T एक तरह से तुम समझ सकते हो जैसे तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब होता है, उसमें तुम्हें लॉज आते हैं और वो सब आता है। जैसे तुम एज क्या समझ सकते हो, मैथ जो है हमारा, उसके अंदर एक सेट थ्योरी आती है। ठीक है, तो सेट थ्योरी में हमारा डिफाइन होता है कि इंटरसेक्शन हमारा क्या होता है, सॉरी ये तो यूनियन हो गया, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, नॉट क्या होता है। ठीक, तो वैसे ही डिजाइनिंग के अंदर एक थ्योरी आती है, वो होती है तुम्हारी GD&T। ये तुम्हारी डिफाइन करती है चीज़ों को मार्क कैसे करते हैं, चीज़ों के बीच में टॉलरेंसेस क्या रखनी होती हैं, और चीज़ों के सिंबल्स क्या होते हैं। तो ये जो तुम्हारी पूरी थ्योरी होती है, इसको हम लोग GD&T बोलते हैं। ठीक, ग्राफिक डायमेंशंस एंड टॉलरेंसेस। तो देखो इसमें क्या क्या सिंबल्स होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, वो बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो लीनियर डायमेंशन हमें मार्क होती हैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में। जब हमें कोई डायमेंशन मार्क करनी हो, स्टैंडर्ड या फिर जो मोस्टली यूज होता है वो यूज होता है। अमेरिकन सिस्टम में इंचेस आ जाता है, लेकिन मोस्टली जो ग्लोबली यूज होता है वो होता है ठीक है, तो जो लीनियर डायमेंशंस मार्क होती हैं उसे हम कैसे मार्क करते हैं, एक एरो बनती है, एक लाइन बनती है, नंबर होता है, फिर लाइन होती है, फिर दोबारा एरो होती है। देखो ये कैसे से ऑटोकैड ओपन करता हूँ, उसको दिखाता हूँ। अभी तुम लोग को एक बाय द एंड ऑफ द क्लास एक सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा, ठीक है, और उसमें थोड़ा कितना डेमो है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताता हूँ। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन मैं तुम लोग को एक सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कैसे कैसे अब तुम लोग को नेक्स्ट टिंकर कैट से आगे आके कैसे करनी है चीज़ें। ठीक, तो देखो जैसे एक मैं लाइन बना के तुम लोग को दिखा देता हूँ जो स्टैंडर्ड होता है डायमेंशनिंग कैसे होता है। तो देखो ये है तुम्हारा थोड़ा सा छोटा, ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड डायमेंशनिंग करने का। देखो इसमें क्या लिखा है, लीनियर डायमेंशन को जब हम मार्क करते हैं तो दो पॉइंट्स की डिस्टेंस में बता रहे होते हैं। और कैसे होता है, पहले एक एरो आती है, फिर एक लाइन आती है, फिर एक नंबर लिखा होता है, फिर एक लाइन और फिर एक एरो। देखो ये कैसे है, ऐसे है कि सबसे पहले हमारी एक एरो बनाई गई, ये जो एरो बनी हुई है, फिर एक लाइन होती है, लाइन के ऊपर एक नंबर होता है। ये मोस्टली क्या होता है, या तो ऊपर भी हो सकता है या फिर ये लाइन के बीच में हो सकता है, लाइन यहाँ से ब्रेक हो सकती है। ठीक है, अगर छोटी डायमेंशन होती हैं वो उसका भी सेटिंग्स होती है। अगर छोटी डायमेंशन होती है, लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाती है, नंबर उसके बीच में आता है। ठीक, तो नंबर फिर एक लाइन फिर एक एरो। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड होता है चीज़ों को, लीनियर डायमेंशंस को मार्क करने का। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनी ड्राइंग। ठीक है, हर एक ड्राइंग में जो यूज होता है वो यही तरह यूज होता है, एरो लाइन नंबर लाइन और फिर एक एरो। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, डायमीटर है तुम्हारा। डायमीटर कैसे मार्क करते हैं, डायमीटर के लिए देखो ये सिंबल है, मैंने दिखाया था ना, इस सिंबल को बोलते हैं फाई। मैथमेटिक्स में भी आगे पढ़ोगे जैसे जैसे थ्योरीज तो सीखोगे, इसको तुम्हारा फाई बोलते हैं। ठीक, तो जो है फाई वाला सिंबल होता है, ये होता है तुम्हारा डायमीटर मार्क करने के लिए किसी भी चीज़ का। कोई भी सर्कुलर सरफेस, होल, सिलेंडर, बॉस होता है, तो उसे हम लोग इस फाई के सिंबल से मार्क करते हैं। उसका मतलब क्या है, अगर 510 यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, उसकी 10 mm डायमीटर है। ठीक है, और इसको जरा सा भी एंगल चेंज या कुछ भी नहीं किया जाता है, इस सिंबल को हमेशा ऐसे एग्जैक्टली बनाया जाता है। ठीक, तो ये सिंबल होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मतलब उस चीज़ की डायमीटर है 10 mm। ठीक, इसके बाद क्या आता है, रेडियस। रेडियस का सबसे सिंबल सिंपल है, आर सिंपली लिख देते हैं कैपिटल में। कैपिटल में अगर आर कहीं भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उसकी उतने रेडियस है। कर्व सरफेसेस, कॉर्नर्स, राउंडेड एजेस, फिलेट्स, इन सब पे यूज किया जाता है ये सब। ठीक है, देन इसके बाद आता है एंगुलर डायमेंशंस तुम लोग का। एंगुलर डायमेंशंस क्या होते हैं, मतलब चीज़ें अगर एंगल पे हैं आपस में, तो वो हमारा एंगुलर डायमेंशंस में आता है। वो कैसे करते हैं मार्क, डिग्री। डिग्री का सिंबल तो अभी सब लोगों ने पढ़ा ही होगा अभी तक, है ना, मैथ्स वगैरह में। तो डिग्री का सिंबल ही यूज़ किया जाता है हमारा डिज़ाइनिंग ड्राइंग में भी। ठीक है,
देन इसके बाद डेप्थ की डायमेंशन कैसे मार्क करते हैं। सो डेप्थ का इसमें बना नहीं है, डेप्थ का भी मैंने उसमें दिखाया था ऐसे करके। डेप्थ का यहाँ बना पाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये ड्राइंग करके ही बनता है, ठीक है। उसमें मतलब डायरेक्टली कीबोर्ड के थ्रू सिंबल नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे नहीं बना है, ऐसे करके होता है, ठीक है, जो भी मैंने ड्राइंग में तुम लोगों को दिखाया था। ये वाला जो तुम्हारा सिंबल है ये तुम्हारा डेप्थ का है, ठीक है। सो बेसिकली होल्स के साथ में हम ये डेप्थ वाला सिंबल यूज करते हैं दिखाने के लिए कोई भी होल जो है वो कितना अंदर तक जाएगा और कितनी डेप्थ तक लगेगा किसी चीज में, ठीक। सो ये हो गए तुम्हारे कुछ स्टैंडर्ड सबसे सिंपल जो पांच हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं हर जगह पे, वो सिंबल्स हो गए हमारे ये, ठीक है। इसके बाद क्या, टॉलरेंसेस। टॉलरेंसेस तो खैर ये बताई ही थी तुम लोगों को। टॉलरेंसेस कैसे कैसे यूज होती हैं वो एक बार बता देता हूँ। टॉलरेंसेस और फिट्स बताए थे ना, क्लियरेंस, फिट, रोटेशन, स्लाइडिंग, सारे। तो बेसिकली कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं सिंबल उसके, वो भी देख लो। टॉलरेंस को हम बेसिकली क्या होता है प्लस माइनस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक। तो देखो जैसे कहीं पे भी मैंने वो बनाया, जैसे शाफ्ट बनाई, ठीक है, जैसे मान लो एक होल लगाया और उसके अंदर एक शाफ्ट गुजरनी है, ठीक। तो अगर हम इसे बना रहे होंगे एक ड्राइंग शीट के अंदर, तो उसमें हमें टॉलरेंस दिखानी है, ठीक है, कि ये वाला पार्ट जो है हमारा रोटेट करेगा या फिर फिक्स्ड रहेगा। तो ये चीज़ जो है मेरी, ये मुझे ड्राइंग में दिखाना पड़ेगा, तभी जो मैन्युफैक्चर होगा उसको उस हिसाब से बनाएगा। जैसे मैंने बताया था टॉलरेंस रखते हैं चीज़ों का, तो अगर जैसे मैंने बताया नहीं, जैसे अब ये पॉइंट तुम यही सोचो, जैसे मैं कोई भी बड़ा सा ड्राइंग है, जैसे यही मान लो 75 mm का ड्राइंग है, ठीक। और मुझे यहाँ पे टॉलरेंस डालनी है, टॉलरेंस हमें कितनी होती है, 0.1 mm, 0.2 mm, बहुत कम कम होती है। तो अगर जैसे मैंने ड्राइंग में यहाँ पे बनाया भी टॉलरेंसेस, तो वो टॉलरेंस हमारी दिखेगी ही नहीं, है ना। समझ में आ रहा है सबको। जैसे 0.1 mm को बनाए तो 0.1, 75 हमारी टोटल है, 0.1 mm कितना होगा, इतना होगा ऐसे, तो हमारा दिखेगा नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है सबको। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको लिखते भी हैं इसमें, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं हमारा, हाँ क्या हुआ। सर एक बार वो चीज़ एक बार रिपीट कीजिए ना। कौन सा। अभी जो क्या बोलूं टॉलरेंस का। वो। हाँ। देखो टॉलरेंस का ये है कि जैसे मैंने बताई थी ना तुम लोग को फिट्स के बाद, देखो टॉलरेंस और फिट में कंफ्यूजन मत होना। अभी के लिए तुम ये समझ सकते हो कि ये सेम चीज है, ठीक है। तो मैंने तुम लोग को अलग अलग फिट बताई थी, क्लियरेंस फिट होती है, ट्रांजिशन फिट होती है, इंटरफेरेंस फिट होती है। इसमें बताया था ना कि शाफ्ट और जो हमारी दो चीजें जो आपस में जोड़ी जा रही होती हैं, उनके बीच में हम डिफरेंस रखते हैं थोड़ा सा डायमेंशन में। तो देखो बेसिकली यही चीज है कि अगर मैं ऐसे ड्राइंग बना के दे रहा हूँ किसी को, मैन्युफैक्चरर को, और उसमें मैंने केवल ऐसे करके एक लाइन बनाई, उसके जस्ट बगल में ऐसे लाइन बना दी कि हाँ ये हमारा यहाँ पे इतना ऐसे देना है इसको गैप, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसे पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली गैप कितना है। उसके लिए हम लोग ये टॉलरेंस के सिंबल यूज करते हैं, ताकि उसे पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे इन चीजों को आपस में जो जैसे अलग अलग होता है ना, कि अगर ऐसे शार्प लगी हुई तो इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं। ये स्लाइडिंग मोशन में भी हो सकता है, ये रोटेटिंग मोशन में भी हो सकता है, ये फिक्स्ड भी हो सकता है ना, तो स्लाइडिंग, रोटेटिंग, फिक्स्ड कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं वहां पे बना दूंगा ये सिंबल और लिख दूंगा कितनी वैल्यू रखनी है, कितना गैप रखना है दोनों के बीच में, तो मैन्युफैक्चरर को पता चल जाएगा हाँ इसको कैसे बनाऊं मैं और कैसे इसका यूज होना है, तो उसके हिसाब से इसको बनाएगा, ठीक है। ये समझ में है। जैसे प्लस माइनस सिंबल होता है टॉलरेंस का तुम्हारा, और उसके साथ हमारी वैल्यू लिखते हैं, तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड होता है, ठीक। कि प्लस माइनस एक सिंबल लगाएंगे और उसके साथ एक वैल्यू लिखेंगे। तो बेसिकली यही है, प्लस माइनस 0.1 mm होता है, तो ये बहुत कम है, एकदम प्रिसीजन वाला होता है। इसको सीएनसी मशीन और फाइन असेंबलीज में यूज करते हैं, सीएनसी मशीन से बनाया जाता है और इसे फाइन असेंबलीज में यूज करते हैं, ठीक। 0.2 तुम्हारा स्टैंडर्ड होता है, 3D प्रिंटेड और स्नैप फिट्स में लगाते हैं कि मतलब हाथ से जस्ट जोड़ दें चीज़ों को और वो रुकी रहे। 0.5 तो नॉर्मल होता है, ये तुम्हारी जनरल मशीनिंग किसी भी चीज़ से बनाया जा सकता है। 1 mm तुम्हारा लूज एकदम होता है, शीट मेटल और कास्ट के पार्ट्स में यूज किया जाता है। देन इसके बाद क्या है, ये ऐसे तुम्हारा बनाया जाता है जब शाफ्ट लग रही होती है चीज़ों में, ठीक है। ये तो इसमें क्या किया मैंने, लिखी डायमीटर और उसके साथ लिख दी
कितना गैप रखना है ताकि वो हमारा रोटेटिंग सही से हो या फिर फिक्स सही से हो, ठीक है। सो ये तुम्हारा हो गया दो तरह के, ये कि एक फिक्स्ड के लिए एक रोटेटिंग के लिए है। तो ऐसे करके हो गया। देखो ये उल्टा उल्टा करके मार्क किया गया है, ध्यान से देखो तो। जैसे मैंने अभी बताया था ना, जैसे इसे बताओ कि हमारा जैसे अगर बना रहे होंगे तो एक जो होल होगा पहले तो, और फिर उसके अंदर एक शाफ्ट लगी होगी, है ना। सो शाफ्ट के लिए अलग तरीका होता है, होल के लिए अलग तरीका होता है मार्क करने के लिए। शाफ्ट के लिए क्या है, हम ऐसे करके मार्क करते हैं। जो भी मेरे टॉलरेंस है पहले 0 0 लिखेंगे, फिर वो टॉलरेंस लिखेंगे। और होल के लिए क्या होता है कि पहले तो डायमेंशन लिखी, फिर लिखा कितना उसका टॉलरेंस है, फिर 0 0 लिखा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये होल को वो इस वैल्यू के पास लाएगा, 0.2 के, और शाफ्ट को वो इस वैल्यू के पास लाएगा, 0 के। तो मतलब बेसिकली ये है कि शाफ्ट को वो इतना ही बड़ा एग्जैक्टली 10 का बनाएगा, 10 प्लस प्लस 0.00 मतलब वही, और होल को थोड़ा सा बड़ा बनाएगा, 10 प्लस 0.2 का, ठीक है। इतना समझ में आया कि कैसे कैसे तो ये सारे हो गए तुम्हारे मार्क करने के तरीके, क्या क्या कैसे मार्क होता है, लीनियर डायमेंशन, डायमीटर, रेडियस, एंगुलर डायमेंशन, डेप्थ और टॉलरेंसेस, ऐसे मार्क होती हैं सारी, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, जितने लोग हो अभी क्लास में। देखो धीरे धीरे करके हम लोग थोड़ी सी एडवांस चीज़ों में जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है उतनी, पूछते रहो, मैं बताता रहूंगा, ठीक है। समझ में आया इतना? हाँ सर। ठीक है, चलो। देखो फिर इसके बाद हमारा टाइटल ब्लॉक होता है। सो टाइटल ब्लॉक तो पूरा थ्योरी ही है, तुम बस एक बार पढ़ लेना इसको, मैं बता दे रहा हूँ। बस एक टाइटल ब्लॉक सबसे नीचे में ऐसे करके, किसी भी ड्राइंग ऐसे बनी है अगर चार्ट वार्ट पे या किसी भी जगह पे कैड में, तो ऐसे एक नीचे एक छोटा सा ब्लॉक बनता है, इसमें डिफरेंट चीजें लिखी होती हैं। मतलब बेसिकली ये है, जैसे तुम्हारी कॉपी या किसी फाइल में इंडेक्स बनता है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो इंडेक्स होता है उसे हम बोलते हैं टाइटल ब्लॉक। इसके अंदर चीजें हमें बताई जाती हैं कि कौन बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, पार्ट का नेम होता है कि कौन सा पार्ट है हमारा जो बना हुआ है ड्राइंग में, ड्राइंग नंबर उसका लिखा होता है, ये हर एक के लिए यूनिक होता है ड्राइंग के लिए, ठीक है। फिर इसका स्केल लिखी होती है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि तुम कोई भी चीज़ बना रहे हो तो वो बहुत बड़ी हो सकती है, तो उसे एक पेपर या पेज के अंदर फिट करवाना पॉसिबल नहीं है। तुम स्केल करते हैं कि हाँ, यहाँ पे अगर ये 1 सेंटीमीटर का दिख रहा है अगर कोई लाइन यहाँ पे, तो वो अगर जैसे 1:10 का स्केल लिया मैंने, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 1 mm का दिख रहा है तो वो एक्चुअल में 10 mm का होगा, ठीक है। सो ये तो स्केल हो जाती है। देन मटेरियल इसमें डिफाइन करते हैं टाइटल ब्लॉक में, फिर डेट और रिवीजन होता है, और कौन बना रहा है, कौन चेक कर रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, करवा रहा हूँ, बस खत्म हो गया ये, करवा रहा हूँ, ठीक। तो देखो ये सारी चीज़ें तो बस होती हैं, तो थ्योरी वाला पार्ट है पूरा। किसी भी एक ड्राइंग शीट के नीचे तो आप बना होता है मोस्टली, जैसे एक प्रॉपर ड्राइंग, नहीं वो वाली ड्राइंग दिखा नहीं सकता, तो बस एक नीचे ब्लॉक बना होता है, तुम ये समझ सकते हो, ठीक है। सर्च करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जो ड्राइंग मेरे पास पड़ी हो तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। जैसे ये रहा, फुल चार्ट का पे फोटो कहीं नहीं बना हुआ है, लेकिन तुम ऐसे समझ लो कि जैसे यहाँ पे हमारे पूरा चार्ट ऐसे बना हुआ है, चार्ट के नीचे टॉप सबसे नीचे कॉर्नर में ऐसे करके हमारा बनाया जाता है। इसमें नेम, डेट, मटेरियल, टॉलरेंस, प्रोजेक्शन क्या है, स्केल क्या है, कौन बना रहा है, किसने चेक किया है, सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये सब जो पूरा डिटेल्स लिखते हैं इसे टाइटल ब्लॉक कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा सब कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर, ठीक। तो इसके अलावा एक तुम लोग को दूंगा होमवर्क, वो करके लाना थोड़ा सा, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ चीज़ें करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। तो आशा तुम कितने से ज्वाइन किया था तुमने, एक बार तुम्हारा रिकैप करा देता हूँ। 10:30 के आसपास। यहाँ से तुमने देखा है व्यूज़ वगैरह जो मैंने बताए थे? हाँ हाँ। ठीक है, तो तुम्हारा ज़्यादा नहीं छूटा है, बस थोड़ा सा ही है। तो ये बता दे रहा हूँ। सो बेसिकली हमने क्या किया था, हम कल की जो चीज़ें बताई थी डिस्कस, उसका रिकैप कराया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं,
हाँ, रिकैप हमने किया था पहले तो कि डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, डिजाइन करते हैं चीज़ों को, तो डिफाइन करते हैं, आइडिया एम्फेसाइज करते हैं, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट। ठीक है। फिर एग्रोनॉमिक्स जो बताई थी लास्ट क्लास में उसका रिकैप कराया था कि चीज़ों को जब हम बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं उनकी डायमेंशंस का, कि उन्हें डायमेंशन और उसके शेप का, कि जिसे यूज़ करना है उसके लिए वो कंफर्टेबल होना चाहिए यूज़ करने के लिए। ठीक है। जैसे ह्यूमंस को यूज़ करना है तो उसमें ग्रिप, डायमीटर, टेक्सचर और ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फिर स्केच करना हमेशा सबसे ज़रूरी होता है। स्केच के क्या प्रोसेस होते हैं, रफ स्केच बनाते हैं, फिर एक लेते हैं उसके सारे व्यूज, डायमेंशन, क्रिटिकल डायमेंशन बनाते हैं। हाँ, बोलो। सर बाकी सब पिछले क्लास का समझ आ गया था, बस वो डेस्क ऑर्गेनाइजर और एक जो आप होमवर्क दिए थे वो हम हम्म। बना ही नहीं पा रहे थे। मतलब उसका क्या करना था उसमें वो मैं समझ नहीं पा रही थी। अच्छा, तो आज की क्लास का तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो एक काम करते हैं, संडे को एक मैं एक्स्ट्रा क्लास रख लेता हूँ। ठीक है। और उसमें तुम लोग का बनाने वाला जितना पार्ट है, अभी तक जितने होमवर्क दिए हैं ये सारे करवा देता हूँ। ठीक है। ठीक है क्रिश। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो संडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रख देता हूँ, उसमें तुम लोग का प्रैक्टिस करवा देता हूँ एक बार। ठीक है। तो उसमें होमवर्क वगैरह जितने दिए हैं वो सारे बता दूंगा। इसके बाद देखो बेटा, बस कुछ नहीं, यही मैंने बताया था इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है। सो बेसिकली एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जिसमें हम लोग 3D पार्ट को 2D में एक डॉक्यूमेंट में बनाते हैं, जिसमें हम लोग उसके शेप, साइज, टॉलरेंसेस, मटेरियल, सरफेस फिनिश, ये सारी चीज़ें दिखा देते हैं। अब बनाते क्यों इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि 3D फाइल अगर हम डायरेक्टली भेज दें तो उसमें पॉसिबल नहीं है कि टॉलरेंसेस दिखें हमारी सारी। जैसे कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो इसको मैं भेज दूं जिसको बनाना है, उसको डायरेक्टली इसमें चीज़ें दिख नहीं रही हैं कुछ भी कि इसकी क्या डायमेंशन है, लेकिन जैसे ये ड्राइंग है इसमें दिख रहा है मेरा कि हाँ ये डायमेंशन है इस चीज़ की। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली 3D फाइल भेजने की जगह इंजीनियरिंग ड्राइंग यूज़ करते हैं। और मैकेनिकल इंजीनियर से मैन्युफैक्चर सभी यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। किट वगैरह क्या होता है, सो बेसिकली वो उसी में आता है। और ड्राइंग में जैसे एरर हो, तो जैसे मैंने पहला होमवर्क तुम लोग को भेजा था तो उसमें एक थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, अगर वैसा मैन्युफैक्चर के पास डायरेक्ट भेज दिया जाए तो यही दिक्कत आएगी फिर, कि मैन्युफैक्चर ने डायरेक्ट उसको बना दिया, वो उसका मटेरियल पूरा वेस्ट हो जाएगा। उसने 100 पीस 1000 पीस बना दिए, फिर उसने ध्यान दिया अच्छा ये बॉक्स सिलेट का स्कर्ट तो बड़ा बन गया था। तो अगर बॉक्स सिलेट का स्कर्ट बड़ा बन गया था, अब उसने 1000 पीस बना डाले तो वो सारे 1000 पीस बेकार हो गए, उसके मटेरियल बेकार हो गया क्योंकि वो काम फिट ही नहीं होगा। सो बेसिकली ड्राइंग और मॉडलिंग इसीलिए करते हैं, ये सारी चीज़ों को दिक्कतें ना आए उसके लिए। ठीक है। फिर उसके बाद से तो तुमने देख ली था। ठीक। सो बेसिकली ये हो गया हमारा। अब एक इंजीनियरिंग ड्राइंग मैं भेजूंगा। ठीक है। उसमें कुछ कुछ चीज़ें होंगी, आज का जो मैंने जितना पढ़ाया है नोट्स भेजूंगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। आज का मैंने जितना नोट्स पढ़ाया है ये सारी चीज़ें एक बार दोबारा रिवाइज करना। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग भेजूंगा, उसमें तुम्हें चीज़ें पढ़नी है और ढूंढनी है चीज़ें। और एक दो उसमें मिस्टेक रहेंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है। एक दो उसमें मिस्टेक रहेंगी, वो तुम्हें मिस्टेक्स ढूंढनी होंगी कि उसमें क्या गलत है और क्या सही है, और ये जो 5 चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं ये सारी उसमें ढूंढना। ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज, कुछ पैटर्न्स, लीनियर पैटर्न्स और लैम्प बेस बनाएंगे कल, और अपीयरेंस में कैसे चीज़ों को लाते हैं वो देखेंगे। ठीक है। सो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है क्लास में, बस वो जल्दी देखो आ जाएगा सब लोग, तो क्लास जल्दी ज्वाइन कर लिया करो ताकि मैं थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करवा पाऊँ, क्योंकि अब जैसे नया सॉफ्टवेयर दिखाना था वो रह गया। सो थोड़ा सा टाइम है बस, 2 मिनट में दिखा देता हूँ। सो बेसिकली अब तुम लोग टिंकर कैट पे, जिनका टिंकर कैट पे काम चल रहा है ठीक है उस पे कर लो। बाकी जिनको अब नेक्स्ट पे आना है तो वो ऑन शेप पे आओ। तो अब फ्री सॉफ्टवेयर है ये, डायरेक्टली ब्राउजर पे चलता है, कोई इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है। सो इसमें तुम लोग अब चीज़ें बनाना स्टार्ट कर सकते हो। सो बेसिकली क्या करना होता है इसमें, चीज़ें बनाने से पहले सबसे पहले तुम स्केच पे क्लिक करोगे, क्रिएट ए न्यू स्केच। अब सबसे पहले पूछेगा कौन सी प्लेन में बनाना है, तो किसी भी एक प्लेन को हम पकड़ लेंगे, टॉप प्लेन जैसे मैंने ले ली। इसमें अब हम लोग वहाँ पे चीज़ें बनाएंगे। अब जैसे इसको रोटेट भी वैसे ही। फोन पे शायद ये थोड़ा ज़्यादा लैग करे, देख लेना एक बार। फोन पे एक बार ट्राई करके देखना, फोन पे डिपेंड करता है कि कैसा चलेगा। ठीक है। फोन पे एक बार ओपन करके देखना, onShape.com, ऑनशेप सर्च करना गूगल पे, onShape.com आएगा सबसे पहली वेबसाइट, उस पे ओपन कर लेना। ठीक। तो बेसिकली यही है, स्केच बनाते हैं इसमें सबसे पहले। जिस भी चीज़ का मैंने ऐसे स्केच बना दिया,
ठीक, ये जैसे मुझे रफ शेप बना दिया कि मुझे ऐसे एक रेक्टेंगल चाहिए, उसके बीच में ऐसे सर्कल चाहिए, ये शेप बना दिया, डन कर दिया, ये शेप मेरा ऐसे क्रिएट हो गया। अब मुझे इसे 3D में लाना है, तो 3D में लाने के लिए जो चीज़ बोलते हैं वो एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट और थिकन, ये सब होता है। ठीक, तो एक्सट्रूड जैसे यूज़ करके दिखाता हूँ। तो एक्सट्रूड बेसिकली मैं ऐसे सर्च सेलेक्ट करते हैं कौन से पार्ट को करना है, और देन उसको ऐसे एक्सट्रूड कर लेते हैं। ठीक, तो एक ये रफ दिखा दिया मैं तुमको कैसे होता है। तो बेसिकली इसी में इतने में सारे टूल्स हैं। आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया तो मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। बाकी ग्रुप पे पूछ लेना अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आ रही है इसको यूज़ करने में, नहीं तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे ही हम, उसमें बता देंगे। ठीक है, सो क्लास आज की सारी चीज़ें समझ में आई? ठीक है, सो इसके अलावा किसी को कुछ भी डाउट हो तो ग्रुप पे कभी पूछ सकते हो, होमवर्क में सेंड कर दूंगा, नोट्स में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो एंड करें क्लास को? यस सर। ठीक है, चलो, थैंक यू, बंद करते हैं।